हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। डेली क्विज में आपका स्वागत है। आज हम बात करें, आज की डेट है 30 जुलाई 2022। और फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, कि हमारा जो बेसिकली जो मेंटरशिप के लिए बैच स्टार्ट हो रहा था वो परसों से स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहते हो, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नॉमिनल फ़ीस है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, वहाँ भी अवेलेबल है जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेंटरशिप के प्रोग्राम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन की अगर बात करें तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कौन सा जो बेसिकली पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या आर्टिकल है वो डिफाइन करता है कि बैन ऑन द इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि अभी रिसेंटली जो कुछ लिकर को ड्रिंक करने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई है गुजरात के अंदर में। और बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए भी था कि वहाँ पे लिकर एक्चुअली में बैन है, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर मेंशन है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो पार्ट 4 के अंदर में है, वहाँ पे ये मेंशन है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पार्ट 4 है और आर्टिकल 47 है। ये बेसिकली एक गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन DPSP है। उसके अंदर बेसिकली ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो महात्मा गांधी रहे हैं उनका एक प्रिंसिपल था कि स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट शैल अंडरटेक रूल्स टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन एक्सेप्ट, प्रोहिबिट करना है उसको, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस से कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है या ड्रिंक्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, तो उनको बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रोहिबिट किया जाए ड्रिंक्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो उन सॉरी फ्रेंड्स, बेसिकली जो ड्रिंक्स हैं, जो अगर हम बात करें कि जो इंजीरियस टू हेल्थ हैं, उनको बैन करने से रिलेटेड है। ये बेसिकली आर्टिकल 47 में मेंशन है। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेंशन है। जैसे कुछ ईयर्स पहले जो काउ स्लॉटरिंग की भी एक इशू चल रहा था कि बेसिकली काउ विजिलेंटिज्म का जो इशू चल रहा था, तो उस टाइम ये भी हमारे DPSP में मेंशन है कि गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो काल्फ है उनका जो प्रोटेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए। DPSP's फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 47 जो पार्ट 4 है वहाँ पे मेंशन है। और फ्रेंड्स, जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है। आप उसको उसके वायलेशन के लिए होने के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते। वहीं अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है वो तो जस्टिसिएबल है। तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड आर्टिकल 226 के थ्रू यहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बैन है इंटॉक्सिक जो भी ड्रिंक्स हैं, लिक्कर है, उनके ऊपर अगर बैन की बात करें तो इंडिया में जो बैन है वो बेसिकली गुजरात के अंदर था पहले, सबसे पहले। उसके बाद में 2016 में बिहार में भी बैन किया गया है लिकर को। और उसके बाद में कंटिन्यू बिहार से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर रहती हैं कि पुलिस के द्वारा कंटिन्यू वहाँ पे छापेमारी की जाती है। कुछ होटल्स में लोग वहाँ पे ट्रैवल करने जाते हैं और अगर वो लोग वहाँ उनके साथ लिकर या ऐसा कुछ मिलता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर केसेज स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर रहता है आपको, अगर आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करें, गुजरात है, बिहार है, इसके अलावा 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नागालैंड एंड मिजोरम, और एक हमारा यूटी है, लक्षद्वीप। तो ये कुछ हमारे बेसिकली 1 यूटी एंड 4 स्टेट्स हैं जो बेसिकली जहाँ पे लिकर का बैन है, एल्कोहल। और अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। जो शेड्यूल 7 के अंदर में 3 लिस्ट जो बनाई गई हैं जिसमें स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको बैन किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक गाइडलाइन दी गई थी कि जो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज हैं उनके आसपास के एरियाज़ में 500 मीटर्स तक लिकर का जो सेल है वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर आप दिल्ली में जो हाईवे वाला एरिया है एयरपोर्ट साइड में, एयरपोर्ट अगर वहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो बेसिकली जितनी भी जो होटल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली जो डेवलप हुई हाईवे के आसपास ही हुई थी। तो उस टाइम में उनके द्वारा बेसिकली एक वो भी किया गया था कि
आर्टिकल 19 के थ्रू हमको बेसिकली राइट टू बिजनेस का राइट है कि हम बिजनेस को हमारा कंडक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के थ्रू है, आप अगर रीड करोगे आर्टिकल 19 तो आपको मिलेगा वहाँ पे बिजनेस को बेसिकली कोई भी लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना। तो आर्टिकल 19 के थ्रू हमको राइट है, फंडामेंटल राइट है। और दूसरी तरफ से जो बेसिकली बैन लगाया गया है कि 500 मीटर्स तक सेल नहीं कर सकते, तो उस टाइम में डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का जो कंटिन्यू एक कन्फ्लिक्ट था, ऐसा हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। बेसिकली ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो आर्टिकल 4 है, 4 के अंदर इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर बैन की बात की गई है। उसमें आर्टिकल है 47, तो 47 के अंदर ये बात की गई है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टूनीशिया। टूनीशिया कंटिन्यू न्यूज़ में है, तो टूनीशिया के साथ कौन से कंट्रीज हैं और सी हैं जो अपनी बाउंड्री हैं वो शेयर करते हैं, उससे रिलेटेड है। बेसिकली टूनीशिया की जो पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर टूनीशिया की पोजीशन है। अगर टूनीशिया की बात करें तो यहाँ पे इसके जो अगर हम बेसिकली सी के थ्रू जाएं, यहाँ पे कंट्रीज़ तो कंटिन्यू सेम है। तो फ्रेंड्स रेड सी है जो बेसिकली ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। ईस्टर्न साइड में जो बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्री हैं, जिसको याद करने का जो तरीका है वो सीड है कि सोमालिया, इथोपिया, एटिका एंड जिबूती, ये 4 कंट्री हैं। और इसके अलावा केन्या का भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी का आपको पता है कि ब्लैक सी का जो लोकेशन है वो काफ़ी दूर है अफ्रीका से। कैस्पियन सी तो बेसिकली काफ़ी दूर है, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी होगा। बी का इस टाइप से अल्जीरिया एंड लीबिया तो इसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर की जाती है वो मेडिटेरियन सी के द्वारा शेयर की जाती है फ्रेंड टूनीशिया के साथ में। और टूनीशिया कंटिन्यू न्यूज़ में था फ्रेंड्स 2011 में जब अरब स्प्रिंग का स्टार्ट हुआ था टूनीशिया से। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, अरब स्प्रिंग क्या है, अरब स्प्रिंग में कैसे जो पावरफुल डिक्टेटर्स थे या पावरफुल जो भी लीडर्स थे जिनको कैसे ओवरथ्रू किया गया। उसके बाद में आईसिस का जो स्टार्ट होता है इराक एंड सीरिया में। तो ये कुछ हमारे जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर हैं, उनको बारे में हमको पता होना चाहिए। तो टूनीशिया न्यूज़ में था, इस वजह से इसकी बाउंड्रीज पूछी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको एक रीजन है अफ्रीका के अंदर, तो उसके बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से रीजन के अंदर लोकेटेड है। बेसिकली अफ्रीका काफ़ी रीजन्स के अंदर में डिवाइड है, सारा रीजन अलग है, लेक विक्टोरिया वाला रीजन अलग है। तो इन सब रीजन्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। नामीबिया जो डेजर्ट है तो वहाँ का रीजन अलग है। तो बेसिकली जो रीजन के अंदर सहारा लोकेटेड है, ये बेसिकली टूनीशिया लोकेटेड है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंदर अनोनिमस कंप्लेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, उससे रिलेटेड है कि अलाउ करता है अनोनिमस कंप्लेंट को। तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट अनोनिमस कंप्लेंट्स को अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा इंडिया ने यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है अगेंस्ट द करप्शन, उसको साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है फ्रेंड्स। अभी तक तो रेटिफाई नहीं किया है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन को, ओनली साइन ही किया है। इंडिया सिग्नेटरी है इसका। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी जो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री या गाइडलाइन जो कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2001 में लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था 2001 में कि यहाँ पे विसल ब्लोअर होना चाहिए कि अगर कोई भी कंप्लेंट करे किसी ऑफिसर्स के खिलाफ में अबाउट द करप्शन या उनके द्वारा कोई भी इलीगल वे में कोई भी वर्क किया जा रहा हो उसके बारे में कोई कंप्लेंट करे तो उसके बारे में यहाँ पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 2001 के अंदर में लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया कि प्रोटेक्ट करना है हमको विसल ब्लोअर्स को। फिर 2004 में एक केस सामने आया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एथिक्स। इसके अलावा आप जीएस में कहीं भी कोट कर सकते हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे सत्येंद्र दुबे का बेसिकली मर्डर कर दिया गया। और वो मर्डर किया गया, वो बेसिकली ऐसा बताया गया कि सत्येंद्र दुबे के द्वारा कुछ जो करप्शन था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वो उस टाइम में बिहार में पोस्टेड थे। तो उन्होंने बेसिकली वो जो पीएमओ को उन्होंने लेटर लिख दिया था पीएमओ को, फिर उसके बाद में उनका मर्डर हो जाता है। तो उसके बाद से ये कंटिन्यू न्यूज़ में था। फिर गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन को नोटिफाई कर दिया गया और उस जो रिजोल्यूशन को नोटिफाई
किया गया, उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक रेजोल्यूशन के थ्रू पावर दे दी गई कि वो कंप्लेंट्स जो भी आती हैं पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, तो उनके बारे में उनको कंप्लेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन बेसिकली पास किया गया था वो था पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रिजोल्यूशन था, कि जो इन्फॉर्मर हैं उनका रिजोल्यूशन से रिलेटेड था, फिर जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पावर दी गई। सेकंड ARC का जो आता है रिपोर्ट 2007 के अंदर में, उस रिपोर्ट ने भी इसको बोला था, रिकमेंड किया था कि हमारे यहाँ पे कुछ विसल ब्लोअर जो भी लोग हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें अनोनिमस रिपोर्ट जो कंप्लेंट्स हैं वो ये नहीं एक्सेप्ट करता है। जो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट की जाती हैं वो बेसिकली 7 ईयर तक आप कोई कंप्लेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। बैक ईयर में आप 7 ईयर तक बता सकते हो कि 6 साल पहले 7 साल पहले इसने यहाँ के ये इलीगल वर्क किया गया था। इसके अलावा बात करें कि अगर इस विसल ब्लोअर एक्ट की, तो ये एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद 14 में ये कम्प्लीटली लॉ बनता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द विसल ब्लोअर एक्ट। सत्येंद्र जो दुबे जो सर थे जो विसल ब्लोअर का रूप में काम किए थे, NHI के ऑफिसर थे, इनका जो आप जो नेम है वो कोट कर सकते हो ऐसे के अंदर में, एथिक्स के अंदर में, या कोई आंसर है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड ही आंसर है, या कोई ऐसा आंसर है कि ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे होते हुए किस टाइप से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी को शो किया, तो उसके बारे में भी आप कोट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पूछा गया है, तो पार्ट 4 के अंदर मेंशन है फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट के द्वारा जो भी पॉलिसी फ्रेमिंग की जाती है तो इनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फ्रेमिंग की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद में DPSP को कभी भी अमेंड नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट है, DPSP को 3 से 4 बार बेसिकली अमेंड किया गया है। आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि 42 के थ्रू भी अमेंडमेंट किया गया था, 44 के थ्रू भी किया गया है, 39 के अंदर जो बेसिकली चेंज किया गया है कि लीगल एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करवाना, वो भी लोक अदालत के थ्रू जो बाद में ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कितनी बार अमेंड किया गया है। तो अभी तक अमेंड तो काफ़ी बार किया गया है, तो ये इनकरेक्ट है और बेसिकली यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो बी यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे बेसिकली इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो और यहाँ पे जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अनोनिमस कंप्लेंट्स को अलाउ बेसिकली नहीं करता है, अनोनिमस कंप्लेंट्स अलाउ नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें इंडिया सिग्नेटरी रेटिफाई है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी आंसर होगा अगर क्वेश्चन 3 की बात करें। क्वेश्चन 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे बी आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। बेसिकली क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछा जाता तो ओनली 1 होता। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेहग्रेब रीजन, ये बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब मीन्स होता है कि नॉर्थ वाला जो रीजन होता है, नॉर्थ को बेसिकली मेहग्रेब इसको कुछ बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो, उस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अरेबिक में इसका जो मीनिंग है वो नॉर्थ होता है। बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें जो कंट्रीज़ को जो शामिल किया जाता है, जो नाइल रिवर है उसके वेस्ट में और जो सारा डेजर्ट है उसके नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगर हम मेहग्रेब रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो अल्जीरिया है फ्रेंड्स, अल्जीरिया है, लीबिया है, इसके अलावा मोरिटानिया है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है। और जो वेस्टर्न सारा जो कंट्री है जो बेसिकली अभी डिस्प्यूटेड के रूप में चल रहा है, वहाँ पे 2 कंट्रीज़ के द्वारा उसके ऊपर में क्लेम किया जा रहा है, तो वेस्टर्न सारा का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो भी इसके अंदर आता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 2014 के अंदर क्वेश्चन था कि गोलन हाइट्स कहाँ पे लोकेटेड है। 14 या 15 के अंदर एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स के अंदर में, गोलन हाइट्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो नॉर्थ वेस्ट जो अफ्रीका का जो रीजन है उसको बोला जाता है बेसिकली। और इस जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग ही बेसिकली नॉर्थ, जो मीनिंग है वो नॉर्थ है, इन द अरेबिक वर्ड है ये बेसिकली।
तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की इनमें जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन वीडियो सही लगता है तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।